पिछले 5 दिनों से सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम भिवानी के रेस्ट हाउस में ठहरी हुई है। सीबीआई के कुछ अधिकारी अपने तरीके से जांच पड़ताल के लिए इलाके में जानकारी जुटाने के लिए छानबीन कर रही है। सीबीआई की टीम पिछले 3 सितंबर को ही भिवानी गांव पहुंच चुकी थी। सीबीआई की टीम भिवानी पुलिस से सभी तथ्य और गवाहों के दर्ज बयान जुटाने के बाद घटना स्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचती है। घटना स्थल पर सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाता है। उसके बाद सीबीआई की टीम वहां से सीधे चली जाती है मनीषा के पिता से पूछताछ करने के लिए। वहां मनीषा के पिता से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की जाती है। मनीषा के पिता पूछताछ के दौरान सीबीआई की टीम को कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसे जानकर सीबीआई की टीम भी हैरान रह जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है तहरीक और आप देख रहे हैं तब्बू इंडियन स्टोरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 11 अगस्त को मनीषा अपने गांव धानी लक्ष्मण से प्ले स्कूल पढ़ाने के लिए जाती है और वहां जाने के बाद वो नर्सिंग का एडमिशन कराने के लिए आइडियल कॉलेज की ओर जाती है। लेकिन करीब शाम बीत जाते हैं, शाम का समय हो जाता है, मनीषा घर नहीं लौटती है। उसके बाद मनीषा के पिता छानबीन में लग जाते हैं, लेकिन मनीषा का कहीं कोई अता पता नहीं लगता है। उसके बाद अगले दिन मनीषा के पिता जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस उनको आश्वासन देती है कि हम जल्द ही आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन 13 अगस्त की सुबह मनीषा की डेड बॉडी सिंघानी के खेत में मिलती है, जहां पर 2 व्यक्ति सबसे पहले उसको देखते हैं और फिर वहीं पर सरपंच को सूचित किया जाता है। सरपंच भिवानी पुलिस को सूचना देती है। भिवानी पुलिस वहां पर आती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद मनीषा को लेकर तरह तरह के बयान सामने आने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनीषा ने अपनी जान खुद दी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मनीषा के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको मारकर यहाँ खेत में फेंक दिया गया है। पुलिस इस मामले में छानबीन करती है और छानबीन के बाद बताती है कि मनीषा के डेड बॉडी के पास से एक नोट मिला था जिसमें ये बताया गया था, जिसमें उसने ये लिखा था कि मनीषा अपनी जान दे रही है। उसने एक कीटनाशक की दवाई भी खरीदी थी और उस दुकानदार वाले ने भी इसकी पुष्टि की है। दुकान पर जब मनीषा कीटनाशक की दवाइयाँ लेने गई थी, उस दौरान वो 600 रुपया भी पेड करती है दुकानदार को और उसके रजिस्टर पर साइन भी करती है। हालांकि गांव के लोग इस बात को सुनकर भड़क जाते हैं। लोगों का कहना होता है, उनके परिजन का कहना होता है कि मनीषा ऐसा नहीं कर सकती है। उसके बाद प्रशासन पर जब दबाव बनता है तो प्रशासन के लोग उसका फिर से दोबारा पोस्टमार्टम रोहतक के पीजीआई में करवाते हैं। वहां से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है। लेकिन बवाल इतना भयंकर बढ़ जाता है, रोड जाम हो जाता है, लोग आगजनी पर आ जाते हैं, तब जाकर के वहाँ के सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है कि मनीषा मामले में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया जाएगा, वो भी दिल्ली के एम्स में। और इतना ही नहीं, इस मामले की सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी, जो कि मनीषा के परिजन और उस गांव के लोगों की डिमांड भी होती है। उसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई होती है। मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ के भिवानी पुलिस को सौंप दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब लोगों का बस एक ही उम्मीद होता है कि कब इस मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो और मनीषा को न्याय मिले, क्योंकि तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगभग सेम ही बात बताया जा रहा होता है कि मनीषा ने अपनी जान खुद दी है, उसके शरीर में कीटनाशक के अंश मिले हैं। अब हरियाणा के भिवानी गांव के लोगों का इंतजार बस एक ही होता है कि कब सीबीआई इस मामले में छानबीन करे, इस मामले में आगे का एक्शन ले, ताकि मनीषा को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसी क्रम में सीबीआई की टीम 3 सितंबर को भिवानी के रेस्ट हाउस में पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम CIA की रिपोर्ट तलब करती है, तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट खंगालती है और जो प्रभारी DSP साहब होते हैं उनसे उनके आगे एक्शन के बारे में पूछा जाता है कि आपने इस मामले में क्या एक्शन लिया। सारी कहानी, सारी जानकारी सीबीआई की टीम प्रभारी DSP से पूछती है। उसके बाद जो है सीबीआई की टीम मनीषा के पिताजी को फ़ोन पर बात करते हैं और इस मामले में आगे की जानकारी लेते हैं। सीबीआई की टीम मनीषा के पिता से बातचीत करने के बाद
प्ले स्कूल जाते हैं जहां मनीषा पढ़ाया करती थी। वहां जाने के बाद सीबीआई की टीम उस स्कूल के डायरेक्टर और टीचर से पूछताछ करती है। साथ ही वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी जानकारी जुटाती है, जो कि सीसीटीवी आया था सामने जिसमें मनीषा उस स्कूल से निकल रही होती है, और उस सीसीटीवी के बारे में जानकारी जुटाती है कि कहीं ये सीसीटीवी आगे पीछे इससे कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। इस सीसीटीवी के पहले का अंश और उस सीसीटीवी के बाद का अंश क्या, सारा कुछ सीसीटीवी में जो दिख रहा होता है उसको सीबीआई की टीम खंगालती है। और उसके बाद सीबीआई की टीम उस कॉलेज में पहुंचती है जिसके बारे में बहुत ही लोगों का कहना होता है कि उस मामले को दबाया जा रहा है, जो कि आइडियल कॉलेज होता है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट। उसके बारे में सीबीआई की टीम जानकारी जुटाने के लिए आइडियल कॉलेज पहुंचती है और वहां के स्टाफ से पूछताछ करती है। आइडियल कॉलेज में पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम घटना स्थल पर पहुंचती है जहां पर मनीषा की डेड बॉडी मिली थी। वहां पर सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाता है और सीबीआई की टीम को जो भी सबूत मिले थे उसके अलावा सीबीआई की टीम अपने स्तर पर सबूत जुटाने की कोशिश करती है। उसके बाद सीबीआई की टीम को कुछ ऐसा शक होता है जिसके बाद सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए सीधे मनीषा के पिताजी के पास पहुंच जाती है और वहां पर करीब 1 घंटे तक मनीषा के पिताजी से पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ के दौरान मनीषा के पिताजी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे सीबीआई की टीम भी चौंक जाती है। मनीषा के पिता पूरी कहानी बताते हैं, 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच की कहानी की मनीषा के साथ क्या क्या हुआ था, क्योंकि इस मामले में पूरी तरह से सिर्फ मनीषा के पिताजी ही शामिल होते हैं। क्योंकि जैसे ही पता लगता है कि मनीषा गायब हो गई है, लापता हो गई, तभी से मनीषा के पिताजी इस मामले में दौड़ धूप करने लगते हैं, छानबीन करने लगते हैं। और यहाँ तक कि जब मनीषा की डेड बॉडी मिलती है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम जहाँ पर हो रहा होता है वहाँ पर भी मनीषा के पिताजी हाजिर होते हैं। इसलिए पूरी तरह से जानकारी सिर्फ और सिर्फ मनीषा के पिताजी के पास ही होती है। इसलिए सीबीआई की टीम भी मनीषा के पिताजी से ही खास करके पूछताछ करने के लिए वहाँ पहुँचती है। लेकिन सीबीआई की टीम को मनीषा के पिताजी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे सीबीआई की टीम भी चौंक जाती है। सीबीआई की टीम को मनीषा के पिता बताते हैं कि जब मैंने पुलिस को फ़ोन किया था तो पुलिस वाले ने समय पर एक्शन नहीं लिया था। मनीषा के पिता पुलिस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर पुलिस की टीम समय पर एक्शन लेती तो शायद आज मेरी गुड़िया जिंदी होती। और इतना ही नहीं, सीबीआई के सामने मनीषा के पिता ने उस नोट पर भी सवाल उठाए हैं जो कि पुलिस बताती है कि मनीषा के डेड बॉडी के पास से मिली है। तो सीबीआई से मनीषा के पिताजी कहते हैं कि अगर वो नोट मनीषा के डेड बॉडी के पास से मिल गई थी तो फिर 1 हफ्ते के बाद क्यों ये बताया गया कि पुलिस को एक नोट मिला है, जबकि मनीषा की डेड बॉडी तो 13 अगस्त को ही खेत में मिली थी। उस दौरान जब आपको कोई नोट मिला था तो बताना चाहिए था। किसी ने आखिर क्यों नहीं देखा कि उसके डेड बॉडी के पास कुछ नोट है? 5 दिन के बाद अचानक से वो नोट कहाँ से आ गया? मनीषा के पिताजी ये भी सवाल उठाते हैं सीबीआई के सामने। सीबीआई की टीम इस पर आश्वासन देती है मनीषा के पिता को कि हम इस मामले में अच्छी तरह से छानबीन कर रहे हैं, अच्छी तरह से जानकारी जुटा रहे हैं। और सीबीआई की टीम भरोसा दिलाती है कि हम मनीषा को न्याय दिलाएंगे, आपकी बेटी को न्याय दिलाएंगे। इस पर सीबीआई के टीम के जवाब के बाद मनीषा के पिताजी जो बताते हैं, कहते हैं कि हमें सीबीआई की टीम पर बहुत भरोसा है, उनका व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद से मुझे लगता है कि अब मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं, मेरी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, सभी तरह के जानकारी जुटाने के बाद सीबीआई की टीम अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसके बाद सीबीआई की टीम राज्य पुलिस से सारा जिम्मा अपने कब्जे में ले लेती है। और इस मामले में एफआईआर में यह दर्ज किया गया है कि लड़की को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया गया है और उनकी हत्या की गई है। अब कौन मनीषा को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया था और किसने हत्या किया था? आखिर सीबीआई को ऐसा क्या सुराग मिला है जो सीबीआई की टीम ने इस मामले में ऐसा रिपोर्ट दर्ज किया है, ऐसा एफआईआर रिपोर्ट दर्ज किया है जिसमें कि ये लिखा गया है कि मनीषा को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया गया है और उसका हत्या किया गया है। ये तो जब सीबीआई की टीम
जब पूरी रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखेगी तभी खुलकर सामने आएगा कि आखिर मनीषा को किसने बंधक बनाया था और किसने उसकी हत्या की साजिश रखी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या मनीषा को न्याय मिलेगा? तो दोस्तों, मनीषा के अपडेट्स आप आगे भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।